नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बांग्लादेश चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश लौट रहे हैं बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। बांग्लादेश में फरवरी में होने हैं चुनाव और ऐसे में उससे पहले बांग्लादेश में हलचलें साफ तौर पर देखी जा रही हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है जहां बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान अब वापस से मुल्क लौट रहे हैं। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। बांग्लादेश में फरवरी में होना है चुनाव और उससे पहले वहां पर हलचलें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो तारीख सामने आई थी 12 फरवरी को वहां पर चुनाव और उससे पहले वहां पर हिंसक झड़प, तमाम वो तस्वीरें हमने देखी और इसी बीच ये बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है जहां पर बांग्लादेश में एक तरफ लगातार अभी हालात बद से बदतर हैं तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं पीएनबी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं, जिसकी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है जहां बांग्लादेश चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश लौट रहे पीएनबी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान और ऐसे में अब देखने वाली बात कि आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अब तारीख के हिसाब से जो समय तय किया गया था 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार बांग्लादेश में हलचलें इस वक्त तेज है। कट्टरपंथ लगातार सरकारी इमारतों को निशाना बना रहे हैं, वहां पर हालात बद से बदतर और ऐसे में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और इसी बीच अब बांग्लादेश में चुनाव से पहले जो है कई बदलती तस्वीरें हमने देखी और इसी बीच ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा ने भारत में भी गुस्से की आग भड़का दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर हिंदू संगठन उतर आए हैं, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ तीखा विरोध हो रहा है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की तरफ से भी कई बड़े बयान दिए गए। आरएसएस के प्रमुख ने भी सरकार से दखल देने की मांग की है और इस बीच मुस्लिम समुदाय की भी अपील सामने आई है। सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ बयानबाजी काफी है या अब ठोस कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाने का भी वक्त आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश में हालात किसी बड़े क्षेत्रीय संकट की तरफ इशारा कर रहा है? क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है? क्या चीन और कट्टरपंथी ताकतें मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रही हैं? ये तमाम कई सवाल जो है वो जहन में हैं और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बांग्लादेश में सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, यूनुस सरकार इसकी जिम्मेदार है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान से भी खराब स्थिति में इस वक्त बांग्लादेश है? क्या पाकिस्तान से भी खतरनाक हो चुका है बांग्लादेश? हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। हत्यारी यूनुस सरकार आखिर कर क्या रही है? हादी तो सिर्फ एक बहाना है, हिंदुओं को निशाना बनाना है, हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है। एकता ही क्या सॉल्यूशन है? हिंदू पर जुल्म जो ढाया जा रहा है और लगातार ऐसे में उसकी आग जो है अब भारत में भी देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध का इजहार हो रहा है और ऐसे में बांग्लादेश में वो तमाम बदलती तस्वीरें और उसकी कहीं ना कहीं आग जो है अब हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर विरोध का इजहार किया जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं महामंडलेश्वर यहाँ पर शैलानंद गिरी और इसी के साथ जो है वैदिक स्कॉलर हाजी नजीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी के, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल JS सोडी डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। सबसे पहले तो महाराज साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका एक रिएक्शन। बहुत स्पष्ट सी बात है, अंतर धार्मिक जितने भी युद्ध हुए हैं इस विश्व का इतिहास रहा है, ये बड़े खतरनाक हुए हैं। हम क्रूसेड को देख ले, यहूदियों के ऊपर अत्याचार को देख ले, इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमणों को देख ले। ये जो धर्म का आधार लेकर के जो हिंसाएं होती हैं वो निश्चय ही बेहद शर्मनाक होती है, अमानवीय होती है। और मुझे तो कहीं ना कहीं एक दुख होता है कि जो अमेरिका बड़े बड़े मामलों से छोटे छोटे मामलों तक हर जगह अपनी टांग फंसाता है
वो बांग्लादेश के ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं देता? जो भी शांति की बात करने वाले जिसे कह सकते हैं कि छद्म लोग हैं, वो लोग बांग्लादेश की हिंसा के ऊपर मुंह में दही जमा करके क्यों बैठे? यूनाइटेड नेशन उसकी स्वयं की पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर के कार्य क्यों नहीं किया? तो मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि वैश्विक जनमत तैयार करे और बांग्लादेश में उस हिंसा को रुकवाने के लिए सख्त कार्रवाई करे। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब कर्नल साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। सबसे पहले आपका एक रिएक्शन ले लेते हैं, सभी से एक छोटा छोटा रिएक्शन, उसके बाद चर्चा करेंगे। कर्नल साहब आपके पास ही आऊंगी। जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके 2 साल के बाद 1973 में बांग्लादेश में पहला जनगणना या सेंसस हुई, जिसमें ये आंकड़े निकल के आए कि बांग्लादेश में 14.6% हिंदू आबादी है। और पाकिस्तान में जब पहला जनगणना हुआ बंटवारे के बाद, तो उसमें यह आंकड़े निकल के आए कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जो तादाद है वो 1.5% है। लेकिन दशकों के बाद बांग्लादेश में जो हिंदू 14.6% थे, वो घटते घटते 7.95% रह गए। जबकि बिल्कुल, ये पाकिस्तान में 2022 के आंकड़े आप बता रहे हैं ना? जी 2022, जबकि पाकिस्तान में 1.5% से हिंदू बढ़ के 2.14% हो गए। लेकिन हमने बांग्लादेश में जो प्रचार हो रहा था, हम दशकों तक चुप रहे। और जब पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उसके बाद जो वहां भूचाल आया, उसके बाद पूरी दुनिया को पता चला कि हिंदुओं पे किस तरह से वहां अत्याचार हो रहा है, किस तरह से मंदिरों को बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, ये इस वक्त धर्म के ऊपर तो एक बहुत बड़ा वार है, लेकिन साथ में ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए भी ये दिक्कत करेगा। मैं बस 30 सेकंड और लेना चाहूंगा। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बढ़ रही है, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। ठीक। नजीम खान साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। नजीम साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, मेरी फटाफट एक आवाज रिएक्शन आप तक आ रही है? जी आ रही है आपके, बिल्कुल। हाँ देखिए तरन्नुम जी, जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर एक माहौल क्रिएट करा जा रहा, हमारे हिंदू भाइयों को निशाना बनाया जा रहा, तो पीस पार्टी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है और अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार से अपील करती है कि हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा दी जाए। क्योंकि देखिए, हम भारत जो वसुधैव कुटुंब की बात करता है, और रही बात यहाँ पर कि बांग्लादेश के पीछे फंडिंग किसकी है, कौन उसे उकसा रहा है, ये देखने वाली बात है। इस मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाए और इंटरनेशनल मुद्दे में भारत अपना मजबूत पक्ष रखे। भारत के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने भाइयों का मामला है। और भारत तो हमेशा देखिए, हर किसी जहां जुल्म होता है वहां पर भारत जो अपनी भूमिका निभाता है, जो पीड़ित लोग होते हैं उनके साथ भारत हमेशा खड़ा रहता है। और यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके के हरकत करी थी, तो यहाँ पर हमारी 2 शेरनियों ने, जिसका नाम सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह थी, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिया। और उसी तरीके से बांग्लादेश तो एक छोटा सा है, तो हमारी एक बेटी भी अगर वहां जाएगी तो बांग्लादेश को कब नक्शे से खत्म कर देगी, ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आज हम लोगों को इस पटल पर आने की सख्त जरूरत है, एकजुट होने की। हम सभी पार्टियों की विचारधाराएं अलग हो सकती है किसी भी बात को लेकर, लेकिन मतभेद हो सकते, मनभेद कभी नहीं हो सकते। हम सब एकजुट होकर अपने भारत सरकार के, भारत के साथ खड़े हुए और चाहते हैं कि बांग्लादेश ने जिस तरीके से हरकत करी है, उसको उसी में जवाब दिया जाए और वहां पर हमारे हिंदू भाइयों को एक सुरक्षा प्रदान करी जाए और यूनिक शेख को वहां से हटा दिया जाए। जब से यूनिक शेख आए, जब से वहां पर हिंदू भाइयों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और दिन पे दिन ऐसे बढ़ रहे हैं कि अभी एक घटना घटी थी जहां हमारे अपने हिंदू भाइयों को नंगा करके उसको किस तरीके से मार के जला दिया गया था। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी, इसने पूरी दुनिया की इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और हम तो अपने भारत सरकार से यही अपील करते हैं कि बांग्लादेश में कठोर से कठोर एक्शन ले, जो इंटरनेशनल पूरे देश है, इंटरनेशनल में सबको बिठाला जाए और यहाँ पर उनको सबके सामने की, अब देखिए बहुत हो गया, बांग्लादेश हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका। तो बांग्लादेश ने जिस तरीके से हमारे अपने हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारे एक डेलीगेशन भारत की तरफ से पूरे देश के, पूरी दुनिया के हर देश में जाए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था,
उसी में हमारा अपना डेलीगेशन गया था बताने तक पाकिस्तान की कायराना हरकत को। और उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी एक डेलीगेशन इंटरनेशनल में हर देश में जाए और वहां पर जाकर अपनी बात रखे, और बांग्लादेश को उसको सबक सिखाने की आज सख्त जरूरत है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश सुधर जाए, हमारे हिंदू भाइयों को बराबर का दर्जा दे और उनको सुरक्षा दे। अगर आपने उनको सुरक्षा नहीं दी तो भारत के जो नौजवान है वो आपको पूरे नस्ल नाबूद कर देंगे। और अब हमारी भारत की सेना बड़ी स्ट्रांग है, हमारे सेना पे हम लोगों को इतना फक्र है कि अगर सेकंड में लगे तो बांग्लादेश से एकदम कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं। और भारत सरकार से बांग्लादेश का जब हसीना शेख थी तो बहुत अच्छे संबंध रहे, इतने अच्छे संबंध रहे कि अगर हसीना शेख के बांग्लादेश में अगर कहीं किसी की तबीयत खराब होती तो भारत की एक मेडिसिन उनकी तबीयत सही कर देती थी। लेकिन आज जिस तरीके से यूनिक शेख पता नहीं किस मूड में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर उनको सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोगों का नेतृत्व बांग्लादेश के लिए एक घातक हो सकता है। तो उसी को लेकर हम ये कहते हैं कि यूनिक शेख को अब बताने की जरूरत है कि अपने आप को सही तरीके से सरकार चला लीजिए। अगर ठीक आपके है बस की महाराज नहीं जी, है मैं आपके पास ही तो आऊंगी, लेकिन यहाँ सबसे भारत बड़ा आपको सवाल यही जवाब है कि देने के चाहे बहाना कुछ भी हो, आखिर बार बार निशाने पर हिंदू हुई क्यों? विश्व के हम धार्मिक इतिहास को समझे। हम्म। देखिए, आप देखेंगे 5000 साल के इतिहास के अंदर 15,000 से ज्यादा युद्ध और क्रांतियां हुई। परंतु आप इसको एपिक्स में देखें या हिस्ट्री में देखें, सबसे ज्यादा प्रभावशाली यदि कोई ग्रंथ रहा तो महाभारत रहा। और वहीं पर यदि आधुनिक इतिहास की बात करें तो गांधी की अहिंसा रही। अब ये दोनों विषय इतने प्रभावशाली रहे कि विश्व ने इनसे मार्गदर्शन लिया। भारत हमेशा से विश्व का मार्गदर्शक रहा है। यहाँ से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है, ऐसा संदेश निकलता है जो पूरे विश्व को सराबोर कर देता है। अब हिंदू को आप समझिएगा, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू एक धर्म है। धर्म है धारण करने योग्य एक जीवन शैली है जिसके अंदर अहिंसा है, परोपकार है। अब ऐसी स्थिति में जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर धर्म का दुरुपयोग करना हो तो महाराज जी, शस्त्रगत। आपको भी ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है? जी बिल्कुल हो रही है। आप देखिएगा बांग्लादेश के हिंदू जिस प्रकार से यहूदियों की ईरान के अंदर जो पर्शिया हुआ करता था, वहां पर इस्लामिक आक्रांत आ गए, उन्होंने पर्शिया को खत्म करा, अब यहूदी बचे नहीं, पूरा इस्लामिक देश हो गया। तो ये एक नकारात्मक धार्मिक क्रांति का स्वरूप दिया जा रहा है जो कि अमानवीय है। और बांग्लादेश का तो आप देखेंगे, उसको एक रात में हमारी इंदिरा जी ने आजाद किया। अभी सही बोल रहे थे पीस पार्टी के हमारे प्रवक्ता, बड़ा सटीक बात बोली, हमारे यहाँ की सेना इतनी ताकतवर है पर हम अंतरराष्ट्रीय मर्यादाओं का ख्याल रख रहे हैं। तो एक सटीक सी बात है, विश्व में हम जनमत तैयार करें, विश्व को दबाव डालें। क्या करा था आप सोचिएगा, स्वेज संघर्ष जब हुआ था 1956 के अंदर, जब यूएनईएफ का गठन करके कार्य किया था, अधिक देशों के अंदर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग ऑपरेशन ने शांति स्थापना करी। मैं बड़ा हतप्रद होता हूँ इस आधुनिक काल के अंदर यूनाइटेड नेशन अपने मायने खोता चला जा रहा है, अमेरिका के हाथ ही कठपुतली बन रहा है। हमारा श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये छोटे छोटे जो देश है ये चाइना के लॉन्च पैड बनते चले जा रहे हैं। किंतु पॉलिटिकल बेनिफिट्स के चलते हुए अमेरिका जो है उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता है, चाइना उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो ये बात पक्की है कि ध्रुवीकरण के इस दौर के अंदर भारत के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं। जिस प्रकार से दक्षिण कोरिया के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां रही कि जापान ने 25 साल से ज्यादा उन पर राज करा, उनके ऊपर रशियन सब कॉन्टिनेंट्स ने भी अपना इम्पैक्ट रखा और नॉर्थ कोरिया ने इम्पैक्ट रखा। उसी प्रकार से हमारा जो भारत है वो भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो हमें बहुत ताकत के साथ में हमारी सरकार के सामने कि हम विश्व के जनमत को तैयार करें और डिप्लोमेटिक प्रभाव हमारा इतना तगड़ा होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा की सीमा की सुरक्षा हो गई, आर्थिक और राजनीतिक हमारे जो सपोर्टेंस है, हमारी जो एड से बांग्लादेश को, उनको कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि जहां की सरकारें अलोकतांत्रिक तरीके से हटा दी जाती हो, जैसे शेख हसीना की हटाई गई, स्टूडेंट्स आंदोलन इस विषय में वहां की पीस का तरीका गलत था। तो मान के चलिए कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंटरफेरेंस बेहद आवश्यक हो चुका है और शीघ्र नहीं किया तो हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं और भारत को भी कहीं न कहीं झुलसाएगा। जेएस साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? राष्ट्र सुरक्षा से इसको जोड़कर देखा जा सकता है?
जी बिल्कुल, ये दोनों चीजों में एक डायरेक्ट हाँ। कनेक्शन है। पहला हिंदू धर्म पे जो लगातार अत्याचार हो रहा है वहां पे, और दूसरा भारत की सुरक्षा के लिए। हम्म। देखिए तरन्नुम जी, 8 जून 2017 को जनरल बिपिन रावत, जो कि तब भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष थे, बाद में सीडीएस बने, हम्म। उन्होंने बयान दिया था कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा, यानी चीन, पाकिस्तान और आधा फ्रंट जो हमारे देश के अंदर है। हम्म। लेकिन उस साल बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा था। लेकिन सब कुछ बदला पिछले साल अगस्त के बाद। अब हमें 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा, और ये जो युद्ध होगा ये किसी भी वक्त 2030 के बाद होगा। यानी हमारे पास 5 साल का समय आर्थिक और सैनिक तैयारी करने के लिए। 5 साल बाद जब चीन पाकिस्तान हम पे युद्ध करेंगे, चाहे बांग्लादेश सैनिक तौर पे भारत के खिलाफ मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन तैयारी तो हमें करनी होगी। तरन्नुम जी, पिछले साल अगस्त तक भारत कभी भी बांग्लादेश या भूटान के खिलाफ कोई ऑपरेशन प्लानिंग नहीं करता था, क्योंकि हमें यकीन था ये हमारे कटुट मित्र दोस्त हैं। लेकिन सब कुछ बदल गया। अब भारत के 8 पड़ोसी देशों में से सिर्फ एक छोटा भूटान है जो भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है। बाकी 7 या तो दुश्मन है चीन पाकिस्तान, या फिर बाकी 5 है वो पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में। यानी कि ये जो समय है खास करके अगले 5 साल का, और ये मैं 5 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी बड़े बिंदु हैं जो कि दिखा रहे हैं 2030 के बाद भारत के ऊपर ये 2.5 या 3.5 फ्रंट वॉर होगी, जिसका मैं उल्लेखन अगले उसमें करूंगा। लेकिन डेफिनेटली ये दोनों चीजों में कनेक्शन है। जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये कुछ गिने चुने लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें पूरी मोहम्मद यूनिस सरकार की सहमति है, क्योंकि जब भी कोई इंसान चुप होता है उसमें उसकी हामी होती है। आज मोहम्मद यूनिस के पास इतनी ताकत है कि वो एक बयान दे, एक डंडा मारे, किसकी हिम्मत नहीं है बांग्लादेश में किसी भी हिंदू पे आंख यानी उठाए कि या सरकार किसी फेलियर भी। भी साफ तौर पर है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, पूरी तरह से इसमें सरकार की कॉम्प्लिसिटी है। तरन जी, क्या हम भूल गए 1984 में जब एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, और उसके बाद किसने बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद सिखों पे कितना अत्याचार हुआ था, किस तरह से जेनोसाइड हुआ था। मेरे पिताजी खुद उस सैलाब में बचे भारतीय सेना की वजह से। मेरे कहने का मतलब है जो ये चीजें होती हैं ये सरकार की पूरी कॉम्प्लिसिटी के साथ होती हैं। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, इसमें पूरी और पूरी जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनिस की है। ठीक है नाजिम साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आप कुरान को और इस्लाम को बेहतर समझते हैं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या वो इस्लाम के मूल्यों पर है? हाँ तरन्नुम जी, देखिए जब आपने कुरान की बात करी है तो देखिए मैं कहता हूँ इस्लाम की भी। देखिए जहां एक इंसान का कत्ल होता है तो गोया ऐसा हो गया कि पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया। तो देखिए इस्लाम बिल्कुल इसको बिल्कुल पूरी तरीके से कंडम करते हैं कि भी इंसान को मारोगे तभी आपको जन्नत मिलेगी। इस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं है मजहब इस्लाम के अंदर। मजहब इस्लाम तो हमेशा देखिए शांति की बात करता, मिलन की बात करता। लेकिन हाँ, कुछ लोग जिनके नाम मुस्लिम जरूर होते हैं लेकिन उनका मजहब इस्लाम से लेना देना कुछ नहीं है। जैसे पहलगांव की घटना जिस तरीके से घटी, वहां पाकिस्तान के आतंकी आए थे, वो इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन आपने देखा होगा वहीं इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। वहां पर देखिए यही तो मजहब इस्लाम है, जिन्होंने अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करी थी। लेकिन जिन लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछकर मारा वो इंसान नहीं थे, और ना मजहब इस्लाम उनको इंसान मानता है, वो हैवान थे। और रही बात, अब मैं आ जाता हूँ अपने भारत के अंदर। भारत के अंदर भी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कितने लोग मरे थे, इंसानियत का कत्ल हुआ था। लेकिन नाम जो आया था वहां पर ऐसे लोगों का नाम आया था जो मजहब इस्लाम के नाम से ताल्लुकात उनकी पहचान होती थी, लेकिन वो मजहब इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखते थे, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी होते हैं, फांसीवादी होते हैं, जबकि मजहब इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ पर देखिए हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है तरुण जी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी भारत सरकार इंटरफेयर करे और भारत सरकार उसको 2 टुक में जवाब दे दे। हम लोग यही चाहते हैं, और भारत सरकार को जो हमसे अपेक्षा है कि हम उनके साथ खड़े रहे, तो इंशाल्लाह हम भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए। हम अपने भारत सरकार से ये कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
ताकि यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को बचाया जा सके और हिंदू भाइयों को वो मुकाम दिलवाया जाए जो वहां पर बहुसंख्यक को मिल रहा है। बहुसंख्यक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है, जो बहुसंख्यक बिल्कुल। को मान सम्मान है वही वहां पर अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए। और उसी तरीके से अल्पसंख्यक को चाहे पाकिस्तान के अंदर भी मान सम्मान वही मिलना चाहिए और वही अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यक को मान सम्मान मिलना चाहिए और उसी तरीके से भारत में भी अल्पसंख्यक को वही मान सम्मान बिल्कुल बरकरार बनना चाहिए। अल्पसंख्यक हर जगह सुरक्षित होना चाहिए, कहीं पे भी अल्पसंख्यक को टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे अल्पसंख्यक हिंदू हो या मुसलमान हो। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक होता है, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने के लिए हर देश के अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस अल्पसंख्यक की रक्षा करना और उसके हितों की सुरक्षा करना, ये उस देश की अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ना कि ये कि कहीं पे अगर बांग्लादेश में जैसे हिंदू भाई हैं उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है, पाकिस्तान में घटती आबादी है हिंदू भाइयों की बड़ी चिंताजनक है, अफगानिस्तान के अंदर जिस अच्छा तरीके नाज़िम की साहब, क्या घटना बांग्लादेश घटती भी है, ये पाकिस्तान भी की राह बहुत पर चल चिंताजनक। पड़ा है अब? हाँ, दोबारा बोलना तरुण जी। क्या बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है? हाँ देखिए, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक रूप अपना रखा है बांग्लादेश ने। पाकिस्तान तो कुछ नहीं है उसके आगे, जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपने आप को इस तरीके से कर दिया। पाकिस्तान की क्या औकात थी, हमारी दो बहनों ने घुटने पे टिका दी और ये तो बांग्लादेश अपने आप को मान के कि मैं ऐसा नरसंहार करूं कि पूरी दुनिया इसको माने बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश तो इस कगार पर चला, वो से देखिए इंसान से या इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मिशन पर चल रहा है जहां इंसानियत को सिर्फ और सिर्फ कत्ल करने की बातें हो रही है। और देखिए मैं तो बार बार वही कहता हूं कि बांग्लादेश की कोई हैसियत नहीं है कि ये हमसे मुकाबला करते हैं। हमारे हल्के से एक सेना ने खूब भी मार दी तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो एक कट्टरवाद बनाए हुए तो ये ठीक। कहां खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो भारतीय सेना पर हम लोगों को बड़ा फक्र है क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरीके से अभी जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि 1971 में भी देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया था, बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी, लेकिन ये वही एहसान फरामोश बांग्लादेश है जिसने हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस तरह की घटना घटी है। हम इनके साथ खड़े रहे, इनको आजाद कराए पाकिस्तान के उस माहौल में जब पाकिस्तान इनको चुन चुन कर मार रहा था, जब भारत आगे बढ़ा तो ठीक, इनको नाज़िम साहब माफी के आजाद साथ करवाया था रोकूंगी, पाकिस्तान। आऊंगी मैं आप तीनों के पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के बीच दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्च आयोग की सेवाएं बंद कर दी गई है। बांग्लादेश उच्च आयोग की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। उच्च आयोग ने सभी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। उच्च आयोग ने काउंसलेट को भी निलंबित कर दिया है। तो लगातार अब हिंदुस्तान की तरफ से भी कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी बीच एक तरफ बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हिंदुस्तान की तरफ से भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में विरोध का इजहार भी किया जा रहा है। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। महाराज साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या भारत सरकार को अब, क्योंकि अब लगातार भारत सरकार हम देख रहे हैं कि कई बड़े और अहम कदम उठा रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीदें सरकार से? और देखिए, डिप्लोमेटिक राशनिंग इसको कहते हैं। बड़े तरीके के साथ में उनको काट दिया जाता है। उनको समूचे विश्व के पटल पर कमजोर करने के लिए भारत सरकार जो स्टेप आज उठाया है, मेरे हिसाब से इसको और पहले उठा लेना चाहिए, पर देर आए दुरुस्त आए। हमें बांग्लादेश से डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिलहाल के लिए स्थगित कर देने चाहिए। साथ में हमें यह भी प्रयास करना चाहिए, उनको जो इंटरनेशनल एड्स मिलती है, इंटरनेशनल सपोर्ट जो मिलते हैं, उनके ऊपर भी हम पुरजोर विरोध करें। जब धीरे धीरे किसी भी एक ऐसे छोटे देश को जिसका रसद पानी ही विदेशों के आधार पर चलता हो, वो आपूर्ति बंद होने लगेगी या उसमें कमियां आने लगेंगी, तब जाकर के उसकी बुद्धि कहीं न कहीं ठिकाने आती है। मैंने आपको शुरुआत में बोला, यूनाइटेड नेशन को हमारे पूरे विश्व के देश को मजबूत करना होगा और भारत जो है उसको एक कदम उठाना होगा। भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है, ये बात तो सत्य है। भारत ने जिस प्रकार से विकास किया है, जिस प्रकार से अपनी अहिंसा वाली नीतियों के चलते विश्व में अपने आप को स्थापित किया है, उस आधार पे वापस से चाहिए कि सारे, जैसे इंटर रिलीजियस पीस एकेडमी हम चलाते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि अंतर धार्मिक संवाद स्थापित हो, अंतर महाराज जी, धार्मिक क्या आपको भी ऐसा लगता है कि धार्मिक संगठनों को अब कूटनीतिक तौर पर बड़े कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ के जितने इस्लामिक संगठन हैं, मौलाना है, उलेमा है, उनको इस प्रकार के देशों के खिलाफ, उनके घटनाओं के खिलाफ, राजनीतिक दलों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से फतवे जो जारी होने चाहिए वो होने चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ अपोजिशन, ये होना बेहद जरूरी है।
हमारे जितने भी धर्म संगठन हैं उनको आपस में मिल करके अंतर धार्मिक संवाद के बड़े बड़े इवेंट्स करना चाहिए, क्योंकि विश्व के अंदर शांति हम ही ला पाएंगे। भारत से ही निकलनी विश्व शांति का सूत्र, कहीं और से नहीं आना है, क्योंकि बाकी सब भौतिकतावाद की उसमें उलझे लोग हैं। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने जय जवान जय किसान जय अध्यात्म की ओर भी आगे कदम बढ़ाया है विज्ञान के साथ में। तो हमें अध्यात्म का जो एक सूत्रपात करना है वो पूरे विश्व को जागृत करने के लिए करना है, और वो कोई एक रिलीजन नहीं करेगा, हमारी भारतीयता करेगी, हमारे भारत की जीवन शैली करेगी। हमारे भारत में रहने वाले सारे रिलीजन धर्म मिल करके जब ये संवाद स्थापित करेंगे तो विवाद खत्म होंगे। विश्व को विवाद बिल्कुल, खत्म और करने एकजुट के होकर लिए अब सभी को आगे आना पड़ेगा। जय साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। इन तमाम सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो क्या लग रहा है, आने वाले समय में घुसपैठ और शरणार्थी संकट ज्यादा बढ़ सकते हैं? तरन जी, ये तो डेफिनेटली है कि जो घुसपैठिए हो रहे हैं उनकी तादाद कम नहीं हो रही है, लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों में हमने कितने घुसपैठियों को भेजा। हम अगर एक गूगल सर्च करें, जो फिगर आते हैं वो मुट्ठी भर के भी नहीं आते हैं। ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश से घुसपैठियों को लाखों की तादाद में भेजी जा रहा है, प्लेन में बिठा के, उनके हाथों में हथकड़ियां पहना के, पैरों पे बेड़े डाल के। हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे? मेरे कहने का मतलब है, हम जितना ये डिले कर रहे हैं उतना ये जो हाफ फ्रंट है, ये हाफ फ्रंट बहुत सक्रिय हो रहा है। और अगर हम सोचें कि हाफ फ्रंट कुछ 25-30 आतंकवादी हैं, नहीं, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा हाफ फ्रंट कितना ताकतवर होता है, कितना घातक होता है। ये मैं इसके 2 उदाहरण देना चाहूंगा दर्शकों को। पहला, हिटलर ने जब 1933 में सत्ता ली तो 1936 से लेकर 1929 तक, जब तक उसने पोलैंड पे युद्ध नहीं किया जो दूसरे विश्व युद्ध में शुरू हुआ, 4 साल तक हिटलर ने 5 विदेशों देशों पे कब्जा किया बिना एक गोली चलाए। और कैसे किया उसने? हाफ फ्रंट के जरिए। यानी उन 5 देशों में हिटलर के लोग होते थे और वक्त आने पे वो वहां पे दिक्कतें क्रिएट करते थे, और हिटलर फिर अपनी अंतरराष्ट्रीय मांग डालता था उसको, ये 5 देश उसको मिल गए। ये तो उसने पोलैंड पे हमला किया तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया, लेकिन उससे पहले 5 देशों पे उसने इस हाफ फ्रंट के जरिए ही कब्जा किया बिना एक गोली चलाए। दूसरा उदाहरण, हिटलर ने जब ऑपरेशन सी लायन लॉन्च किया कि ग्रेट ब्रिटेन पे जर्मनी की सेना को भेजेगा, उससे पहले ग्रेट ब्रिटेन में 6 कमांडो यूनिट्स हिटलर ने तैयार की, जो कि इंसान ने तैयार की जिसका नाम था डॉक्टर फ्रांस 6। ये 6 यूनिट बिल्कुल तैयार थी लंदन में, ब्रिमिंघम में, ब्रिस्टल में। ये तो जर्मनी की सेना ब्रिटेन पहुंच नहीं पाई, तो ये 6 यूनिट्स कभी एक्टिवेट नहीं हुई। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और नरमबर्ग ट्रायल्स हुए, तो जो दस्तावेज जर्मनी की सेना मुख्यालय से लिए गए उसमें ये सारी चीजें सामने आई। मेरे कहने का मतलब है, अगर जर्मनी की सेना ब्रिटेन पहुंच जाती, ये 6 कमांडो यूनिट्स ने कितना कहर मचाना था। और आप एक सिनेरियो सोचिए, जर्मनी की सेना ब्रिटेन पे हमला कर रही है और अंदर ही इतना आतंक हो रहा है। ये जो हाफ फ्रंट की हम बात करते आए हैं, ये बहुत खौफनाक हाफ फ्रंट है। हमें पता नहीं कौन सा इंसान हाफ फ्रंट में है, कितनी तादाद है हाफ फ्रंट की। अच्छा जय साहब, एक चीज और समझाइएगा, इससे हिंदुस्तान में कितने और चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में? देखिए तरन्नुम जी, हिंदुस्तान की तो अगले 5 साल बहुत चुनौतीपूर्ण है। 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नराव ने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा है, भारत पे 2 फ्रंट वॉर जब होगी भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी। उस वक्त बांग्लादेश हमारे खिलाफ नहीं था, आज हमें 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा। जब 2 फ्रंट हमारे लिए दिक्कत है, 3.5 फ्रंट हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत है इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैंने एक लेख भी लिखा है, मैंने लिखा है कि अगले 5 साल हमारे लिए बहुत हैं। अगर हम आर्थिक और सैनिक तैयारी करें, अगले 5 साल में हम इस 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन हम जो भी प्लानिंग करें, जो भी पॉलिसीज बनाएं, वो 5 साल में कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद कभी भी ये 3.5 फ्रंट वॉर भारत पे होगी। बिल्कुल, और ऐसे में तैयारियां अब हिंदुस्तान को करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह से चैलेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। नाजिम साहब, आपके पास ही आऊँगी।
क्या मुस्लिम संगठनों को भी अब खुलकर सामने आना चाहिए? जो खामोशी उन्होंने अभी तक धारण की हुई है, उस चुप्पी को अब तोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल तनुज जी, देखिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन सबको एकजुट होकर भारत सरकार के साथ खड़े होना चाहिए और हिंदू भाइयों के साथ खड़े हो लेकिन वो जाना चाहिए, तस्वीरें जिस दिख तरीके नहीं से रही है हर ना। बार खड़े हम्म। होते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि तरुण जी देखिए, मुस्लिम समाज हमेशा ये चाहता है कि हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा हो और यहाँ पर हर कोई सुरक्षित होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज हमेशा ये चाहता है और देखिए मजहब इस्लाम भी इसी बात को मानता है कि कहीं पे किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहे और अमन सुकून से रहेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया एकजुट होकर इस जो आतंकवाद से जूझ रही है या कि इस तरह की घटनाओं से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां ये सब चीज खत्म हो जाएंगे। और तनुम जी बात आती है यहाँ पर संगठन की, तो देखिए संगठन जो अपने आ रहे हैं अभी, आप देखिए मुस्लिम समाज पूरी तरीके से रोष प्रकट कर रहा है और मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि देखिए भारत सरकार से कि आप ये जो घटना बांग्लादेश के अंदर घट रही है, आप कोई ऐसा वो कीजिए ताकि हमारे हिंदू भाई सुरक्षित हो। मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा कौन लश्कर बन कौन जाएगा नाजिम साहब, कि कौन कौन बांग्लादेश से हमारे संगठन मुस्लिम सामने आए संगठनों को हैं? देखते है ना नाम बताइए घबरा नाजिम जाए। साहब, कौन से संगठन सामने आई है? हाँ हाँ, देखिए मैं आपको, हाँ सड़कों पर हम देख हाँ, तो रहे देखिए मैं हैं, आपको लोग बताता हूँ हैं। कि पहले तो मुस्लिम हाँ महासभा है। हाँ जी। हाँ, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि हाँ अभी देखिए, आप देखिए सोशल मीडिया पर देख लीजिए, मुस्लिम महासभा है, मुस्लिम महासभा ने खुलकर इसका विरोध करा और इसके साथ साथ और भी ऐसे ग्रुप वो संगठन है मुस्लिम समाज के जो आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग ये देखिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे लिए इंसानियत पहले है, इंसानियत को बचाना जरूरी है। और देखिए हम लोग भी खुलकर इसकी आवाज उठाएंगे और जैसा चैनल के माध्यम से या जमीन के स्तर से उठाएंगे, हम अभी आवाज संविधान के दायरे में उठाएंगे। रहकर बिल्कुल अभी आवाज, और कितना नहीं कितना आवाज, समय क्या वेट कर रहे हैं नाजिम साहब? किस चीज का वेट है? नहीं नहीं तरुण जी, देखिए बाकी हम हम तो देख रहे हैं भारत कि हिंदू सरकार के, संगठन सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं, हाँ दुख जाहिर कर रहे हैं। हाँ मुस्लिम संगठन कहाँ है? हाँ गायब है। पीस पार्टी, आपकी पार्टी भी क्या कर रही है? हाँ, देखिए पीस पार्टी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है यहाँ दिल्ली के अंदर। आप देखिए अब इसके बांग्लादेश के लिए ही कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार से अपील भी करेगी कि भी आप यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा दीजिए। पीस पार्टी अपना काम बखूबी निभा रही है। और रही बात ये कि यहाँ पर मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ तरुण जी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भाई है, क्योंकि हम सबके अंदर खून एक ही है और हम सबके अंदर जो जज्बा है वो सब एक है, क्योंकि हम सब एक ही बाप की संतान है। मैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम की संतान हूं और मेरे हिंदू भाई जो हैं वो मनु जी की मानते हैं और सिख भाई भी मानते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हम सब एक हैं, तो हम सबका डीएनए एक है, हम सबको एकजुट होने की जरूरत है बिना भेदभाव के। और जो ये बांग्लादेश के अंदर घटना घट रही है, उस घटना पे हम सभी को एकजुट मत अपना देगा। नाजिम साहब, अगर उस दीपू की जगह कोई और होता ना, आप सब सड़कों पर होते हैं, सब सड़क पर हाँ, होते हैं, देखिए सब विरोध कर रहे होते हैं। हाँ देखिए तरुण जी, जब आप बांग्लादेश की बात करती है तो मैं भारत की भी बात ले आता हूँ। देखिए आपने देखा होगा भारत के अंदर जुनैद नासिर को बोलोरे के अंदर जिंदा जला दिया गया था, और आपने देखा होगा अखलाक की किस तरीके से लिचिंग हो गई थी, तबरेज अंसारी को किस तरीके से चोरी के इल्जाम में मार दिया गया था, और रहबर को आपने देखा होगा किस तरीके से पीटा गया। आए थे ना आप लोग सब सड़कों पर, आए थे ना आप लोग सब सड़कों पर, विरोध किया था ना आप लोगों ने? सुन तो लीजिए तरुण जी, मैं तो बहुत कह रहा हूँ कि एक भाईचारे की आप बात कर रहे हैं तो आना चाहिए ना, खुलकर आना चाहिए, फ्रंटलाइन पर आना चाहिए। सिर्फ हिंदू संगठन क्यों, मुसलमानों को भी आना चाहिए। हाँ हाँ तनुज जी, आपको पता पहलगांव की जब घटना घटी थी तो सबसे पहले मुस्लिम समाज ने आवाज उठाई थी, क्योंकि हम लोगों को बड़ा दुख था। और अभी दिल्ली में जो घटना घटी, हम लोगों ने मुस्लिम समाज ने आवाज उठाई है, और बांग्लादेश में भी जिस तरह की घटना घटी है तो मुस्लिम समाज ही आवाज उठा रहा है। हम ये कहते हैं कि हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। तरुण महाराज जी, आप मैं इसी इत्तेफाक बात को रख कह रहे रहा हैं, हूं इनकी कि बात हम से सब जवाब एकजुट दीजिएगा। होंगे बिना भेदभाव के, तो हमारे सब भाइयों की सुरक्षा होगी। महाराज जी आपके पास ही आऊंगी। निरंतर रूप से ये कोई सा भी देश हो, विशेष तौर पर भारत के अंदर जहां पर अनेकता में एकता की मिसाल है, तो यहाँ पर तो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि कोई सा भी धार्मिक संगठन हो, कोई सा भी धर्म का क्षेत्र हो, वहां पर जब तक भारतीयता को ऊपर नहीं रखा गया, ये अंतर वार्णिक अंतर धार्मिक संगठन होते रहेंगे और ये कभी भी मानवता के लिए लाभकारी नहीं रहते हैं। लेकिन इजराइल और अरब देशों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, तो 48 के अंदर भी पूरे विश्व के जनमत ने, विशेष तौर पर भारत के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया गया, तो वहां पर सुरक्षा परिषद ने अपने सैन्य ऑपरेशंस किए। तो हम यदि वैश्विक पटल पर भारत को उच्चतम स्थिति में लाना चाहेंगे, तो
तो विशेष तौर पर जैसे बोला उन्होंने कि मुस्लिम संगठनों को भी सड़कों पर निकल करके आना होगा। जब वो निकलेंगे ना, तो क्या होगा कि हम एक विश्व को एक संदेश दे देंगे कि हमारे यहाँ का मुसलमान वहां की जनसंख्या का जो मानस है उसके हिसाब से नहीं चलता है। हमारे यहाँ पर हमारी भारतीयता प्रभावशाली रहती है, सुखिनो भवन्तु का भाव रहता है, हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहता है। तो हम लोग सबको एक परिवार मानते हैं, विश्व को एक परिवार मानते हैं, ये पड़ोसी की तरह हम ये बॉर्डर्स को मानते हैं। परंतु इन बॉर्डर्स का अतिक्रमण जब होता है इन्फिल्ट्रेशन के जरिए, बांग्लादेश के रोहिंग्या से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में करा, उस समय पर भी हमने मांग करी थी कि सारे लोग मिल करके देखे हमारी डेमोग्राफी को चेंज करके, जैसे सोडी जी ने बोला, ये जो हाफ फ्रंट है ना, ये हाफ फ्रंट का तरीका यही होता है महाराज जी, यानी कि आप भी ये इत्तेफाक रखते हैं ना कि सिर्फ एक संगठन अगर फ्रंट पर खेलेगा, एक संगठन आएगा तो कुछ नहीं होगा, मुसलमानों को भी आना पड़ेगा। सभी को आना पड़ेगा, सभी को निरंतर रूप से सामने। देखिए, हमें संवेदनशील बनना होगा। विश्व में किसी भी मानव के ऊपर अत्याचार होता है जो कि अमानवीय तरीके से या पॉलिटिकली जैसे मोटिवेटेड स्टेट प्रमोटेड के द्वारा प्रायोजित, उस समय पर वो मानव होता है, उसकी धार्मिक पहचान बाद में होती है। तो किसी भी मानव पर होता है तो जितने धर्म के संगठन है, जितने समाज के संगठन है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संगठन है, सबको तत्परता से अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रतिक्रिया करनी चाहिए, तभी जाकर के मानवीयता स्थापित होती है। अन्यथा धीरे धीरे ये हम एकीकृत होते चले जाएंगे, हर व्यक्ति अपने आप के उतरता चला जाएगा और विश्व को हम टूटने से नहीं बचा सकते, हमारी संवेदनाओं को बिखरने से नहीं बचा सकते। तो संवेदनाओं का खेल है और मानव है, तभी तो मन के बने। हमें मन को संभालना होगा, इस प्रकार के हिंसाओं के खिलाफ सबको मिलकर के। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में नाज़िम साहब, अब उम्मीद यही है कि आपको समझ में आ गया होगा कि करेंगे देखेंगे किसी कुछ भी नहीं होने वाला। जैसा मैं आपके पास ही आऊंगी, जो बांग्लादेश में फिलहाल सिचुएशन बना हुआ है, क्या लग रहा है इसका कोई अंत है? देखिए तनम जी, न्याय प्रक्रिया में कहावत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए। बड़े लोग कहते हैं कि धर्म और आतंकवाद में कोई मेल नहीं है या कोई इनमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आम आदमी जब देखता है कि कहीं पे आतंकवाद हो रहा है तो उसका धारणा जाती है, वो धर्म के साथ लिंक करता है। मेरे कहने का मतलब है, जब भी कोई ऐसी आतंकवादी चीजें होती हैं, आम आदमी के मन में तो ये बात आती है कि धर्म के साथ कोई लिंक है। तो इसका जो तोड़ ये है कि उस धर्म के बड़े लोगों को सड़कों पे उतरना चाहिए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े जगहों पे जाके उन्हें लोगों को मिलना चाहिए, बताना चाहिए कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जब तक ये चीज दिखेगी नहीं आम आदमी को, आम आदमी के मन में यही धारणा रहेगी कि धर्म और आतंकवाद में एक कनेक्शन है। अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पे। देखिए तनम जी, जो बांग्लादेश ये अगले कुछ सालों में सुधरने वाला नहीं है और ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। क्यों नहीं सुधरने वाला है? क्योंकि अगले साल फरवरी में जब चुनाव होंगे, दो ही बड़ी पार्टी बची हैं वहां पे, बीएनपी और जमात, और दोनों ही भारत विरोधी पार्टी हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने अवामी लीग को अवैध करार कर दिया है, तो अवामी लीग तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती। अगर वो इंडिपेंडेंट के तौर पे भी लड़ती है, जिस तरह इमरान खान की पार्टी लड़ी थी, लेकिन तब भी उन्हें सरकार नहीं बनाने दिया जाएगा। तो चाहे मोहम्मद यूनिस कुर्सी पे बैठा हो या नहीं, जो भी पार्टी आएगी चुनाव के बाद, जब भी चुनाव हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, लेकिन ये एंटी इंडिया जो गतिविधियां हैं, जो हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां हैं, ये बांग्लादेश में खत्म नहीं होंगी। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि अब बातचीत का समय हो गया खत्म। अब हमें लठ लेके जमीन पर उतरना पड़ेगा। 471 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक विचारधारक थे, उन्होंने बयान दिया था कि जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है, और जो कमजोर होते हैं वो बस दूर से देखते रहते हैं। तो उनका बयान शताब्दियों बाद भी सही और सटीक है। पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसे हम जितना लठ मारेंगे वो उतना अपना फन नीचे करेंगे। जिस दिन हमने लठ मारना बंद किया, वो फिर हमें डसेगा। यही हाल अब बांग्लादेश का हो रहा है। हमें अब डायलॉग, डिप्लोमेसी सब खत्म हो गया। कितने हम लोगों की मौत और देखेंगे, कितने मंदिरों को बर्बाद होते हुए और देखेंगे, कितने हिंदुओं को और जलता हुआ देखेंगे हम बांग्लादेश में। बहुत हो गया। अब
अब हमें करनी चाहिए सैन्य कार्रवाई। बेशक ट्रांस बॉर्डर पेट्रोल हो, बेशक सर्जिकल स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक हम लठ नहीं मारेंगे, ये जहरीले सांप के अंदर हिंदू लोगों पे और मंदिरों पे अत्याचार बंद नहीं हो। नाजिम साहब, आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा, क्या आप भी देखेंगे, सोचेंगे और फिर करेंगे? नहीं तरन्नुम जी, देखिए मैं तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर बांग्लादेश का मुकाबला करना है और बांग्लादेश को उसके घुटने पे टिकाना है। यहाँ पे मैं पार्टिकुलर मुस्लिम समाज को नहीं, यहाँ पे हिंदू समाज को भी, सिख समाज को भी, ईसाई समाज को, मुस्लिम समाज को, जो भारत के मजबूत पिलर हैं, इन सब चारों सर को एक बात बताइए, आप एकजुट बार बार यही होकर कह रहे हैं ना कि करेंगे करेंगे करेंगे। पीस पार्टी के प्रवक्ता है आप, क्या किया ये बताइए ना। पार्टी की तरफ से क्या किया गया है, संगठनों की तरफ से क्या किया गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज का मामला नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सुबह हुआ और हम डिबेट कर रहे हैं इस पे। हाँ तरुण जी, देखिए पिछले आप हमारा अपना रिकॉर्ड पीस पार्टी का उठा कर देख लेंगे। जब पिछली जो घटना घटी थी बांग्लादेश के अंदर, सबसे ज्यादा पीस पार्टी ने खुलकर विरोध करा था। सड़कों पे पीस पार्टी आए थे। आप पीस पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट जो है पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। और रही बात ये यहाँ पर कि बार बार यहाँ पर जो बात आ रही है, मैं ये कहता हूँ कि हम खुलकर बांग्लादेश की मजम्मत करते हैं कि बांग्लादेश कान खोलकर सुन लो कि अगर हम भारतीयों ने अगर मन में ठान लिया तो आपको कब नक्शे से खत्म कर देंगे, आपको पूरी दुनिया ढूंढ नहीं पाएगी उस नक्शे से। इसलिए आप लोग जो हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे हो बंद कर दीजिए। हिंदू भाइयों को वही आप मुस्लिम समाज जो वहां पे हैं उन्हीं की तरह बराबर की हिस्सेदारी दीजिए। हम तो यही अपेक्षा नाजिम करते हैं। साहब, इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा कि बंद कमरे में बोलने से कुछ नहीं होगा, घर से अब निकलना पड़ेगा, वक्त आ चुका है। आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बांग्लादेश में हिंसा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है। ढाका में मीडिया संस्थानों पर तोड़फोड़ की गई है और हिंसा में 17 से ज्यादा लोग की यहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई है, यानी कि अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसी बीच तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान, कहा कि बांग्लादेश में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है। ढाका में मीडिया संस्थानों पर तोड़फोड़ की गई है, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया और हिंसा में 17 से ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ऐसे में कई सवाल जरूर खड़े हुए। गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना रहा, सुनाते हैं आपको। बांग्लादेश की घटना पूरे दुनिया को आश्चर्यजनक घटना नहीं, बल्कि जो वहाँ की सच्चाई, अब पहले पाकिस्तान में हुआ, अब बांग्लादेश में हिंदुओं का इस ढंग से हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। इससे पूरी दुनिया मर्माहत है। राज सिंह को आपने सुना, साफ तौर पर कहा कि अब ये पूरा मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और चिंता का विषय भी है। जय साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। गिरिराज सिंह को हमने सुना, साफ तौर पर कहा उन्होंने कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, तैयारियां करनी होगी और जैसा कि हम भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तरन जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। क्योंकि जब किसी देश के अंदर कुछ होता है और देश की सरकार असफल और विफल रहती है तो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान की जान की कीमत उतनी ही है जितनी दूसरे देशों में है। और जिस तरह से एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, जिस तरह से एक मजहब के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये साफ दिखाता है कि वहां की जो सरकार है उसकी पूरी इसमें कॉम्प्लिसिटी है, पूरी उसमें उसकी हामी है, तभी इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा और जो गिरिराज जी ने भी सही कहा कि ये अब वाकई में बहुत चिंताजनक विषय हो गया है और इसके लिए अब हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जो सामान्य कदम से आगे हों। सामान्य कदम क्या होते हैं? बातचीत होना, डायलॉग होना, डिप्लोमेसी होना, दूतावास बंद होना, वीजा सर्विसेज बंद होना, ये तो आम चीजें हैं। लेकिन जब इससे भी कुछ हल ना निकले तो एक ही रास्ता बचता है, वो है लठ का रास्ता या सैनिक रास्ता। बेशक पूर्ण रूप में हम युद्ध नहीं करें, लेकिन हमें ऑपरेशन सिंदूर की तरह वहां पे स्ट्राइक्स करनी चाहिए। देखिए जितना हम इन पे जय वार साहब, करेंगे, आपको लगता है कि इसमें आईसीसीपीआर और यूडीएचआर को भी दखल देना चाहिए अब?
देखिए बिल्कुल ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जो करोड़ों पैसा लेते हैं हर देश से, जिनके बड़े बड़े अफसर एग्जीक्यूटिव क्लास उसमें एयर में चलते हैं और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रहते हैं, वो लोग किसके लिए पैसा लेते हैं? वो पैसा लेते हैं कि जब ऐसा कोई क्राइसिस आए किसी देश पे तो उन्हें इमीडिएटली हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी विफलता है। तो इतने करोड़ों रुपए तो जो देशों से लेते हैं अपने संगठनों को चलाने के लिए, उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए ले रहे हैं कि हम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में जाएंगे, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रहेंगे। उनकी चुप्पी क्यों है? क्यों संयुक्त राष्ट्र नहीं बोल रहा है? क्यों ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं बोल रहा है? उनके हर जगह दफ्तर हैं, साउथ एशिया में है, अब ईस्ट एशिया में, ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये लोग जब तक बोलेंगे उससे फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। देखिए हमने किस तरह पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने दिखाया कि ये आतंकवाद का गढ़ है। आज पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय फोरम में बार बार बोला, अंतर्राष्ट्रीय फोरम ने हमें सपोर्ट भी किया कई जगहों पे। अब इन अंतर्राष्ट्रीय फोरम को सो मोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए खुद ब खुद। वो लोग भी खबरें पढ़ते हैं, वो लोग भी पेपर पढ़ते हैं, उनके देशों में भी इतने टेलीविजन चैनल हैं। वो उनकी क्या आंखें बंद हो गई हैं कि जब वो बांग्लादेश में अत्याचार देख रहे हैं? आज दुनिया आधा टाइम ट्विटर पे रहती है, लिंक्डइन पे रहती है। ट्विटर लिंक्डइन भरे हुए हैं जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग दुनिया के चुप क्यों हैं? उनको बोलना चाहिए, उनके बोलने में सर बहुत इसी बीच फर्क एक पड़ता सवाल है। ये भी है कि जो पूरा सिचुएशन ये जो क्रिएट हुआ है बांग्लादेश में, क्या वाकई इसमें विदेशी ताकतें हैं? क्योंकि कई बड़ी संस्थानें नहीं बोल रही है, चुप्पी साधे हुए हैं। करण जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि विदेशी ताकतें तो हैं, लेकिन विदेशी ताकतें कब आती हैं ये भी समझना जरूरी है। जैसे भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में बताया जाता है कि किसी अगर देश के अंदर किसी घर के अंदर अगर कलेश हो तो बाहर के लोग फायदा उठाते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ कि बाहर की ताकतें सक्रिय हो गई। जो 15 साल का शासन काल था शेख हसीना का, हालांकि आर्थिक तौर से बांग्लादेश के लिए अच्छा था, लेकिन शेख हसीना ने जितने बांग्लादेश के ऑपोजिशन लीडर थे सबको जेल में रखा, खलीदा जिया को मिला के। शेख हसीना ने वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को पूरी तरह दबा दिया। बांग्लादेश की सारी सरकारी संस्थानों पे कब्जा कर लिया, अपने आदमी बिठाया। सबसे बड़ी चीज जिससे वहां ये पूरा बवाल मचा पिछले साल, वो था 1971 के फ्रीडम फाइटर को रिजर्वेशन देना आजीवन काल के लिए, जो कि वहां के युवाओं को नहीं भाया। उन्होंने कहा जब तक एक पीढ़ी थी जिन्होंने हमारे जंग के लिए ये जंग लड़ा, ठीक है, आप आजीवन काल के लिए कैसे सबको दे सकते हो? मेरे कहने का मतलब है, जैसे हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में कहा जाता है, घर के अंदर कोई भी अगर दिक्कत हो, 4 दीवारी के अंदर हमें उसे सुलझानी चाहिए। अगर बांग्लादेश में ये चीजों को सुलझा दिया होता तो आज भारी ताकतें सक्रिय नहीं होती। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने 22 मार्च को इसी साल बयान दिया कि भारत को पता था बांग्लादेश में क्या हो रहा है, किस तरह से बांग्लादेश में जो जन सैलाब है वो शेख हसीना के खिलाफ, लेकिन हम कुछ कर नहीं सके। कुछ दिन पहले 18 दिसंबर को भारत की संसद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसमें साफ लिखा है कि 1971 के बाद भारत के लिए बांग्लादेश सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। यानी ये जो दिक्कतें हैं ये सिर्फ बांग्लादेश की सीमा के अंदर नहीं है, बाहर भी हमें भी अफेक्ट कर रही हैं। और मैं फिर इस चीज के साथ अंत करना चाहूंगा, किसी भी देश के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम्स हो उसे देश के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए, अन्यथा वही होता है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। और तभी चीन, अमेरिका सारे सक्रिय हैं। महाराज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब धर्म है वो दिल से निकल कर अगर दिमाग पर चढ़ जाता है, खुमार अगर उसका चढ़ जाए, तो बांग्लादेश जैसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। चाहे हम बांग्लादेश की बात कर ले या पाकिस्तान की बात कर ले, अमूमन वही हाल है। देखिए, उन्माद होता ही अत्यधिक अंधविश्वास से है। जब धर्म का उपयोग विश्व ने करना चालू करा शक्ति के अर्जन के लिए, और शक्ति कौन सी? भौतिक शक्ति के लिए, हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की शक्ति के लिए, उसी समय पर ये संघर्ष चालू हुआ। हम विश्व के अंदर अनेक हिस्सों में जाकर के देखते हैं तो वहां पे जो उनकी जो जीवन शैली है उसके ऊपर धर्म का प्रभाव कितना है, जितना कि उनके जीवन की सुविधा के लिए, ये सरल सहजता, मानवीयता को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर क्या हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ में, यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के अभाव के अंदर उन्हें धर्म की घुट्टी पिला करके अंधा बना दिया गया
और उस अंधत्व के अंदर उनका मानसिक गुलामी का एक पर्याय हो गया। तो धर्म का उपयोग उन्होंने मानवता को मानसिक गुलाम बनाने के लिए लगाया। तो आज नहीं तो कल जाकर के वो विस्फोट होता है, जागृति आती है, क्योंकि आदमी जब स्वयं का अवलोकन करता है, अंतरावलोकन करता है, तो वो पाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अभी सोडी जी ने कितने अच्छे से बताया कि चार दीवारी के अंदर जब सुलझाना होता है तो बाहर का व्यक्ति कब इंटरफेयर करता है। देखिएगा, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट है हमारे भारत का, उसको पाकिस्तान को लॉन्च पैड बना करके चाइना ने और हमारे देश के खिलाफ काम करने वालों ने उपयोग करा। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर मुझे अभी एक बयान पढ़ रहा था मैं, बांग्लादेश की कोई पार्टी है, एनसीपी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उसके जो प्रमुख एक नेता है अब्दुल्ला, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि यदि हमने शरण दी बांग्लादेश से निकलने वालों को, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स के भी अलगाववादियों को वो लोग समर्थन देंगे। तो ये बात इसमें से कि उन्होंने उनकी सामरिक डिप्लोमेसी को उजागर कर दिया। यदि बांग्लादेश के राजनीतिक आकाओं के मन में ये बात आने लगी है, तो ये बात पक्की है कि धर्म को तो उन्होंने टूल की तरह उपयोग करा, जनता को तो उकसा दिया भारत के खिलाफ, और अब जाकर के वो भारत के टुकड़े करने के ऊपर आमादा हो रहे हैं या भारत पर आक्रमण करने के लिए आमादा हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो चुका। तो एक बात स्पष्ट है, शस्त्र और शास्त्र हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म सिखाता है। शस्त्र यानी ज्ञान के आधार पर, समझाइश के आधार पर, और शास्त्र यानी दंड के आधार पर, सजा के आधार पर। तो अभी सोडी जी के शब्दों में भी या हम सब के साधु संतों के शब्दों में भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप उनको समझाए भी से और दंड भी दे। अभी समझाइश की बात बांग्लादेश के लिए कम है, समझाना हमें विश्व के समुदाय को है कि देखिए, हिंदुत्व के खिलाफ या हिंदू शैली के खिलाफ या भारत के खिलाफ, मैं धर्म से ज्यादा बोलूंगा भारत के खिलाफ, ये ऐसा क्यों हो, तो वो विश्व को समझना होगा। छोटे छोटे सी बातों के ऊपर दखल देने वाला अमेरिका, छोटी छोटी सी बातों के लिए बात करने वाला यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसका कारण सीधा सा ये है कि भारत विश्व नेतृत्व के रूप में उभर रहा है। भारत को यदि नहीं रोका तो विश्व के अंदर इनकी जो कुत्सित मानसिकता है, नेगेटिव इंटेंशन से, वो ध्वस्त होने वाले हैं। अमेरिका की स्थिति भी वही डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ रशिया जैसी हो रही है। यूएसएसआर जो किसी समय पे रहा था, उसको इसी प्रकार की चीजों में उलझा करके, उनके टुकड़े करके आज क्या कर दिया गया। आज वही अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट्स है, और वहीं पे उसके बनस्पत आप देखेंगे हमारे यहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर जो एंटी हिंदी मूवमेंट चला या एंटी नेशनल मूवमेंट चले या कई सारी चीजें हुई, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर, वेस्ट के अंदर टेररिज्म जो हुआ, हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने की प्रयास करते रहे और खुद के टुकड़े होते रहे, अमेरिका के भी टुकड़े होने। किंतु आज हमें ताकत दिखाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज साहब, आपने बहुत सही बात कहा है। एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल वक्त की बहुत कमी है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बांग्लादेश में जो हाल है उसका असर जो है हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जमीनी स्तर पर क्या तस्वीरें हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई, चर्चा लगातार जारी है।